Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, students. Students, today we are going to discuss unit number 7 of your textbook, that is a poem. The title of the poem is Stopping by Words on a Snowy Evening. But before starting the poem, before the recitation of the poem, I would like to make your concept clear about poetry and poem. Students, how will you define poetry? Poetry क्या है? Poetry को हम किस तरह define कर सकते हैं? Poetry की definition क्या है? Poetry is actually a part of literature. Poetry क्या है? Literature का एक part है that evokes a concentrated imaginative awareness of experience or a specific emotional response through language chosen and arranged for its meaning, sound and rhythm. बच्चे आप लोग इतना समझ लें कि पोइट्री जो है वो लिटरेचर का, अदब का एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हमारे पास इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जज्बात इन्वॉल्व होते हैं। पोइट्री लिटरेचर का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम एक खास चीज पे जोर देके उस आप लोगों के माइंड में उसका इमेजिनेशन बनाते हैं और आप लोग अपनी इमेजिनेशन में उस चीज को देखते हैं और आप लोगों की इमोशंस को इवोक करते हैं, आप लोगों की इमोशंस को उजागर करते हैं। और ये किस तरह किया जाता है? ये लैंग्वेज के जरिए किया जाता है, यानी किसी भी लैंग्वेज में हम पोइट्री कर सकते हैं। और ये पोइट्री जो है ये जज्बात पर मुश्तमिल होती है, यानी आप कोई भी पोएम उठा के देख ले, किसी भी पोएम की आप लोग रिसिटेशन कर ले तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें इमोशंस हैं, इसमें जज्बात हैं, ठीक है। इसके अलावा हम पोइट्री को दूसरी वर्ड्स में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पोइट्री इज द अदर वे ऑफ यूजिंग लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को यूज करने के लिए ये एक दूसरा तरीका है, एक खूबसूरत तरीका जो आपकी अटेंशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जो आपकी तवज्जो हासिल कर सकता है। Poetry has an overall central theme or idea within each poem. जितने भी नज़म होते हैं, जितने भी poems होते हैं, उनमें हर एक पोम का अपना एक मरकजी ख्याल होता है, ठीक है। जितनी भी पोएम्स आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग रिसाइट करते हैं, हर एक पोएम का अपना एक मरकजी ख्याल होता है। मरकजी ख्याल का क्या मतलब है? मरकजी ख्याल का मतलब ये है कि आप उससे क्या सबक हासिल करते हैं, उस पोएम में आप लोगों को कौन सा ऐसा अखलाकी सबक दिया गया है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल थीम और मेन आइडिया। पोएम क्या है? A poem is a piece of writing in which the words are chosen for their beauty and sound and are carefully arranged, often in short lines that rhyme. नज़म क्या है? नज़म लिखाई का एक ऐसा पीस है, एक ऐसा टुकड़ा है जिसमें अल्फाज को उस पोएम की खूबसूरती के लिए मुंतखब किया जाता है और साउंड को मुंतखब किया जाता है बड़े एहतियात के साथ, शॉर्ट लाइंस में। और उनमें क्या होता है? इनमें राइमिंग रिदम होती है, उनमें राइमिंग वर्ड्स होती हैं। राइमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं बच्चे? राइमिंग वर्ड्स कहते हैं हम काफिया अल्फाज को, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स कहते हैं हम काफिया अल्फाज को। तो पोएम लिखाई का एक ऐसा पीस होता है जिसमें खूबसूरत अल्फाज का मजमुआ होता है और जिस हर एक लाइन के आखिर में फिर क्या होता है? फिर राइमिंग वर्ड्स आ जाते हैं, हम काफिया अल्फाज आ जाते हैं। अच्छा, फिर से मैं आप लोगों को जरा पोइट्री इस किच के जरिए समझा दूं ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए। पोइट्री क्या है?
Poetry is a part of literature in which emotions are involved. लिटरेचर का एक ऐसा हिस्सा जिसमें हमारे पास जज्बात शामिल होते हैं. पोइट्री जो है आप देख सकते हैं इस स्केच में, पोइट्री जो है ये म्यूजिक और रिदम की कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है. पोइट्री क्या है? पोइट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक एंड रिदम. लेकिन म्यूजिक से बचे हमारा मुराद ये नहीं है जो आजकल की ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पियानो, गिटार, ड्रम. यहाँ पे हमारा मतलब ये म्यूजिक नहीं है, क्योंकि पोइट्री जो है इसकी तारीख में अगर हम जाएं, मुख्तलिफ जुबानों की तारीख में अगर हम जाएं, तो पोइट्री बहुत ज्यादा पीछे चले जाती है. और ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है ये तो 100-150 साल पहले जो है ये इन्वेंट हुई हैं. तो म्यूजिक से हमारा मुराद यहाँ पे क्या है? पुराने जमाने ये थंबल बजाने के लिए जो शादियों में ये थंबल बजाए जाते हैं ना, तो इसको कहते हैं पैटिंग. तो यहाँ पे म्यूजिक से हमारा मुराद वो पैटिंग है. दूसरा पार्ट इसका है रिदम. रिदम वो कंटिन्यूअस राइज एंड फॉल जो आती है आवाज में. ठीक है, हम कहते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. तो क्या इसमें एक रिदम आ रहा है? ठीक है, तो ये पोइट्री जो है ये म्यूजिक और रिदम से मिलकर बनी है. अब रिदम जो है ये क्या है? रिदम कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का और राइमिंग वर्ड्स का. जो लाइन है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये हमारे पास एक वर्स हुआ. ठीक है, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये हमारे पास दूसरा वर्स हुआ. और जो राइमिंग वर्ड्स है ना, तो जो वर्स के आखिर में एक जैसी आवाज वाले अल्फाज आ जाते हैं उनको हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स. यानी जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, स्टार और आर ये क्या है? ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स है. तो फिर से बताता चलो कि poetry is that part of literature in which emotions are involved. Poetry is the combination of music and rhythm is the combination of words and rhyming words. Now coming towards our poem Stopping by Woods on a Snowy Evening. It is unit number 7, page number 36. So take out your books, take out page number 36. Unit number 7, page number 36. Hurry up, bachi, shabas. Unit number 7. This is the first poem of unit number 7. And we are supposed only to recite and understand this first number poem. You have no concern with the second poem, okay, according to your syllabus. Okay, first of all, I'm going to recite the poem. Whose words these are, I think I know. His house is in the village though. अब यहाँ पे ध्यान दे बच्चे, no और दो ये राइमिंग वर्ड्स है. no और दो ये हमारे पास राइमिंग वर्ड्स है. Whose words these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his words fill up with snow. Stanza number 2. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. See here, shake and mistake, rhyming words. Shake and mistake, these are rhyming words. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. Stanza number 3. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Now note it down, queer and near, rhyming words. Between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. Stanza number 4. The words are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Deep, keep, sleep, rhyming words.
Now coming towards the explanation. Whose words these are? I think I know. ये किसका जंगल है? मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं. His house is in the village though. अगरचे उसका घर गांव में है. He will not see me stopping here. वो मुझे यहां पर रुकती हुई नहीं देखेगा. To watch his woods fill up with snow. यहां पे woods का मतलब है बच्चे जंगल. ठीक है, यहां पे woods का मतलब है जंगल, एक छोटा जंगल. To watch his woods fill up with snow. कि उसकी जंगल को बर्फ से भरा हुआ देखूं. He gives his harness bells a shake. Harness bells को अंडरलाइन करके लिखी जीन की घंटी. वो घंटी जो कि घोड़े की गले में बांधी जाती है, जीन की घंटी. शेक, शेक का मतलब है झटका देना. शेक, झटका देना. ठीक है, शेक मीन्स टू गिव jerk. ठीक है, टू गिव jerk, टू गिव a quip. To ask if there is some mistake. कि पूछे कि कोई गलती हुई है. वो अपने गले में बंधी हुई घंटी को एक झटका देता है. मकसद क्या था? ताकि पूछे अपने मालिक से कि कोई गलती हुई है. The only other sounds the sweep. और दूसरी आवाज जो सुनाई देती है वो उस नर्म मुलायम आहिस्तगी के साथ चलने वाले उस हरकत की है. स्वीप, soft movement of easy wind and downy flake. चलती हुई हवा और नर्म नाजुक बर्फ की गाली की है. डोनी फ्लेक, डोनी फ्लेक का मतलब है नर्म नाजुक बर्फ की गाली. ठीक है, covered with fine soft hair or feathers. My little horse must think it queer. Queer का मतलब है अजीब, strange. मेरा छोटा घोड़ा इसे अजीब तस्वर करेगा, अजीब सोचेगा. To stop without a farmhouse near. कि किसी भी अस्तबल के बगैर हम रुके. Farmhouse means अस्तबल. Farmhouse, अस्तबल. But between the woods and the frozen lake. जंगल और जमी हुई झील के दरमियान. Frozen के लिए लिखी chilled या iced, और उर्दू में लिखी मुंजमिद. Lake means झील. Between the woods and the frozen lake. जमी हुई झील और जंगल के दरमियान. It's page number 36. You must listen my instruction at the start of my lecture. I announce that it is unit number 7, page number 36. So don't disturb me during the lecture. The darkest evening of the year. साल का तारीख तरीन शाम. Once again, this stanza once again. My little horse must think it queer. मेरा छोटा घोड़ा इसे अजीब सोचता होगा. To stop without a farmhouse near. कि किसी भी अस्तबल के बगैर रुके. Between the woods and the frozen lake. जंगल और जमी हुई झील के दरमियान. The darkest evening of the year. साल का तारीख तरीन शाम. इस स्टेंजे का मतलब जरा समझे. शायर कहता है कि मेरा घोड़ा इसे अजीब तस्वर करता है क्योंकि हम ऐसी जगह पर रुक गए जहां पर नजदीक में कोई भी अस्तबल नहीं है. हम एक ऐसी जगह पर रुके जो जंगल और जमी हुई झील के दरमियान है और ये साल की तारीख तरीन शाम है. The woods are lovely, dark and deep. ये जंगल प्यारा, गहरा और घना है. डार्क, गहरा, डीप, घना. But I have promises to keep. लेकिन मैंने तो कुछ वादे निभाने हैं. And miles to go before I sleep. और सोने से पहले मीलों चलना है. And miles to go before I sleep. और सोने से पहले मीलों चलना है. यानी कई मील चलना है. Now coming towards the paraphrase. Students, what you have to do in this unit
you have to learn the paraphrase of this unit, right? I am going to clear the paraphrase of each and every stanza. I will explain, and then you have to learn the paraphrase of each stanza. The paraphrase of this unit will be included in your weekly test that you will receive in second series of book list. Okay. Number one, stanza number one. Whose words these are? I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. I think, मैं सोचता हूँ, I know the owner of this forest. कि मैं इस जंगल के मालिक को जानता हूँ. Which is covered with snow, जो कि बर्फ से ढका हुआ है. अब्दुर्रहमान, आप क्यों बार बार पूछ रहे हैं कि सर when will the class over? If you have any problem, just leave it. 20-25 minutes की क्लास होती है और इसमें बार बार आप लोग फजूल क्वेश्चन पूछते हैं, सारा टाइम इसी में जाया हो जाता है. अब्दुर्रहमान, mind it. I think I know the owner of this forest which is covered with snow. मेरे ख्याल में मैं इस जंगल के मालिक को जानता हूं. कौन से जंगल को? इस जंगल को जो बर्फ से ढका हुआ है. As he lives in the village, चूंकि वो गांव में रहता है, and he will not see me here, और वो मुझे यहाँ पर नहीं देखेगा. To enjoy watching the beautiful scenery of this his beautiful forest, कि मैं उसकी खूबसूरत जंगल की इस खूबसूरत नजारे से लुत्फानंदोज हूँ. यानी शायर कहता है कि मेरे ख्याल में मैं इस जंगल की मालिक को जानता हूँ जो बर्फ से ढका हुआ है. वो चूंकि गांव में रहता है, इसलिए वो मुझे यहाँ पे टहलती हुई नहीं देखेगा और मैं उसकी खूबसूरत जंगल की खूबसूरत नजारे से लुत्फानंदोज हो जाऊंगा. Stanza number 2 is, my little horse must think it fair to stop without a farmhouse near, between the woods and the frozen lake, the darkest evening of the year. The paraphrase is, my little horse must consider it very strange. मेरा छोटा घोड़ा इसे बड़ा अजीब तस्वर करेगा. That I have stopped at such a shelterless, quiet and lonely place. कि मैं एक ऐसी बेपनाह, जहां पे कोई पनागाह ना हो, खामोश और तन्हाई वाली जगह पर रुक गया हूं. We are standing between the forest and frozen lake. हम जंगल और जमी हुई झील के दरमियान रुक गए हैं. It is the darkest evening of the year. ये साल की तारीख तरीन शाम है. बच्ची, एक बात आप लोग नोट कर लो, ये जो मैं आप लोगों को पैराफ्रेज अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, तो इसका स्टेंजा नंबर 2 जो है, ये आप लोगों की बुक का स्टेंजा नंबर 3 है. एक्चुअली बुक वालों से गलती हुई है. स्टेंजा नंबर 2 की जगह स्टेंजा नंबर 3 लिखा है और स्टेंजा नंबर 3 की जगह स्टेंजा नंबर 2 लिखा है. इसलिए आप लोग ये माइंड में रखिए कि अभी जो मैं आप लोगों को स्टेंजा नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये आप लोगों का स्टेंजा नंबर 3 है. तो शायर कहता है कि मेरा छोटा घोड़ा इसको बड़ा अजीब तस्वर करेगा कि मैं एक ऐसी जगह पर रुक गया हूं जहां पर ना कोई अस्तबल है, मुकम्मल खामोशी है और तन्हाई है. हम जंगल और जमी हुई झील के दरमियान खड़े हैं और ये साल की तारीख तरीन शाम है. बच्ची, स्टेंजा नंबर 1 and 2 इज योर होम असाइनमेंट. आप लोगों ने स्टेंजा नंबर 1 और 2 को thoroughly पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है और इसकी पैराफ्रेज खुद से लिखने की कोशिश करें. I will provide the paraphrase of each and every stanza in the booklet, inshallah, in the second series of booklet. But try your level best to write the paraphrase in your own words. Thank you so much.